हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रूस्ट एस्पिरेंट्स। आज हम लोग करंट अफेयर्स में एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या राष्ट्रीय जांच एजेंसी हाल ही में डिस्कशन में क्यों रही। ऐसा कौन सा मामला था जिसके कारण नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो हाईलाइट हो रही है। तो उसके पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि अभिषेक श्रीवास्तव जो हैं सर, वो सीनियर एकेडमिक एडवाइज़र अन अकेडमी के, एक्स डायरेक्टर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, 7 इयर्स प्लस का टीचिंग एक्सपीरियंस है और हिस्ट्री, कल्चर, आंसर राइटिंग और स्ट्रेटजी के ये मास्टर हैं। ट्रू एस्पिरेंट्स का ये टेलीग्राम चैनल है और ये व्हाट्सएप नंबर है और मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें और इसका बेनिफिट लें। ठीक है, सो अपना टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो वाई इन डिस्कशन, रिसेंटली द यूनियन होम मिनिस्टर हैज़ हैंडेड ओवर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ब्रूटल मर्डर ऑफ अ फार्मासिस्ट इन महाराष्ट्र अमरावती टू द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA। तो हाल ही में ये चर्चा में इसलिए रही क्योंकि महाराष्ट्र के अमरावती में एक फार्मासिस्ट की बर्बर हत्या की जांच इसे सौंपी गई और इस कारण से ये चर्चा में रही। तो सबसे पहले इसका जो इंट्रोडक्शन है या इसका परिचय हम देखें कि ये है क्या। सो NIA जो है वो केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है, जो कि इसको हम कह सकते हैं आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी। ठीक है, ये भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को प्रभावित करने वाले सभी अपराधों की जांच करने के लिए अनिवार्य है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टिगेटिंग all matters related with security, integrity, etc. ठीक है, तो अब इसमें कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे विदेशी राज्यों के साथ जो महत्वपूर्ण संबंध हैं। ठीक है, तो फॉरेन जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ जो उनके महत्वपूर्ण संबंध है वो भी आएंगे। इसके साथ साथ परमाणु और नाभिकीय सुविधाओं के विरुद्ध या एटॉमिक एंड न्यूक्लियर जो भी फैसिलिटीज़ हैं उसके विरुद्ध भी इसकी जांच होगी, या कह सकते हैं कि वो ऐसा कोई काम यदि होता है तो वो भी इसके दायरे में आएगा। इसके बाद वेपन्स या हथियार, ड्रग्स और जो फेक करेंसी है या जो नकली भारतीय मुद्रा की तस्करी होती है या सीमाओं के पार से जो घुसपैठ होती है वो भी इसके दायरे में है। संयुक्त राष्ट्र, इसकी एजेंसियां या अन्य अंतर्राष्ट्रीय जो संगठनों की जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होती हैं या अंतर्राष्ट्रीय संधियां होती हैं उसके दायरे में भी ये आता है। इसके साथ साथ जो समझौते होते हैं, सम्मेलन एवं प्रस्तावों को लागू करने के लिए वैधानिक कानूनों के तहत जो अपराध हैं वो भी आते हैं। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मेशन है या जो इसका गठन है ये NIA एक्ट 2008 के तहत किया गया था और इस एजेंसी को गृह मंत्रालय से लिखित उद्घोषणा के तहत राज्यों से विशेष अनुमति के बिना राज्यों में आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जांच करने का पूरा अधिकार है। इसका जो हेड ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो अब इसका जो उद्भव हुआ या इसका जो ओरिजिन हुआ, इसको क्यों बनाया गया उसको हम देखें तो इसका एवोल्यूशन होता है 26/11/2008 में जो मुंबई में आतंकवादी हमले हुए थे, जिसके मद्देनज़र जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया था और तत्कालीन जो UPA या यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की जो सरकार थी उसने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की स्थापना का फैसला किया। ठीक है,
दिसंबर 2008 में पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने एनआईए एक्ट को या एनआईए का जो बिल था उसको संसद में पेश किया और फाइनली 31 दिसंबर 2008 को ये एग्जिस्टेंस में आई या अस्तित्व में आई और वर्ष 2009 से इसने अपना कामकाज शुरू किया और अब तक एनआईए ने 447 केसेस जो हैं वो रजिस्टर्ड कर चुकी है। ठीक है, तो अब इसका जो क्षेत्राधिकार आता है या इसके अथॉरिटी आती है कि इसके अधिकार में क्या क्या है वो हम लोग देखें। तो जिस कानून के तहत ये एजेंसी संचालित होती है वो पूरे भारत में और देश के बाहर जो भारतीय नागरिक हैं, मतलब भारत में और भारत के बाहर जो भारतीय नागरिक हैं या इंडियन सिटीजन हैं, इन पर जो है ये लागू होगी। सरकार की सेवा में व्यक्ति जहां कहीं भी तैनात हैं, चाहे वो भारत में हो चाहे भारत के बाहर हो, वो इसके क्षेत्राधिकार में आएंगे। भारत में जो पंजीकृत जहाज़ हैं या विमान पर व्यक्ति, ठीक है, जहाज़ और विमान पर जो व्यक्ति हैं वो चाहे कहीं पर भी हों वो भी इसके दायरे में आएंगे। इसके साथ साथ वो व्यक्ति जो भारत के बाहर भारतीय नागरिक के विरुद्ध या भारत के हित को प्रभावित करने वाला एक सूचीबद्ध अपराध या लिस्टेड क्राइम करते हैं। सूचीबद्ध अपराध को हम क्या कहते हैं? लिस्टेड क्राइम। तो ये जो लिस्टेड क्राइम है इसको हम देखें तो अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की एक लिस्ट बनाई गई है जिन पर एनआईए जांच कर सकती है और केस को या मुकदमे को चला सकती है। ठीक है, तो केस को ये चला भी सकती है और जांच भी कर सकती है। तो अब इस लिस्ट में क्या क्या शामिल है? तो यहाँ पर सबसे पहली बात आती है जो विस्फोटक पदार्थ अधिनियम। ठीक है, जो एक्सप्लोसिव्स हैं वो यहाँ पर शामिल हैं। दूसरा एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी का मतलब हुआ परमाणु ऊर्जा, जो अधिनियम है वो शामिल है। इसके अलावा जो गैर कानूनी गतिविधियां हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन या रोकथाम अधिनियम। इसके बाद अगली चीज़ आती है अपहरण विरोधी किडनैपिंग एक्ट, जो है वो भी इसमें शामिल है। नागरिक उड्डयन अधिनियम की सुरक्षा के खिलाफ गैर कानूनी अधिनियमों का दमन इसमें भी शामिल है। इसके अलावा सार्क समेट जो कि आतंकवाद के उन्मूलन या इरेडिकेशन ऑफ टेररिज्म, ये एक्ट इसमें शामिल है। इसके बाद कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्ट पर जो समुद्री नेविगेशन है या फिक्स्ड प्लेटफॉर्म की सुरक्षा के विरुद्ध गैर कानूनी कृत्यों का उन्मूलन भी इसमें शामिल आएगा। या फिर हम कह सकते हैं कि जो सामूहिक विनाश के हथियार हैं, सामूहिक विनाश के जो हथियार हैं उनकी जो आपूर्ति प्रणाली या उनका जो सप्लाई सिस्टम है वो भी शामिल है। आईपीसी, इंडियन पैनल कोड, शस्त्र अधिनियम या वेपन्स एक्ट और आईटी एक्ट, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत कोई भी जो अपराध है वो भी इसमें शामिल आता है। इसके अलावा अगली चीज़ आती है इसमें स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम, मतलब ऐसी चीज़ें जो मन को प्रभावित कर रही हैं या दिमाग को प्रभावित कर रही हैं वो भी इसमें शामिल होंगी। तो अब इसमें अगली चीज़ आती है कि एनआईए की जो जांच प्रक्रिया है या एनआईए की जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है वो क्या है। तो सबसे पहले इसमें आती है सिफारिश या रिकमेंडेशन। तो इसमें आता है स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकार। तो एनआईए एक्ट की जो धारा 6 है इसके तहत राज्य सरकारें किसी भी पुलिस स्टेशन में जो दर्ज सूचीबद्ध अपराध से संबंधित मामलों को
एनआईए की जांच के लिए केंद्र सरकार या केंद्रीय गृह मंत्रालय, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री, इसको जो है वो भेज सकती है। ठीक है। अब उपलब्ध कराया गया जो विवरण है उसका इवैल्यूएशन या आकलन करने के बाद केंद्र एजेंसी को मामले को संभालने का निर्देश दे सकता है। ठीक है। सो आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस, ठीक है, ये मैटर जो है वो एजेंसी को दिया जा सकता है। राज्य सरकारों को एनआईए को सभी प्रकार की सहायता जो है या प्रदान करने की आवश्यकता है। सो ऑल हेल्प, है ना, या ऑल टाइप्स ऑफ हेल्प जो हैं उसको हम कह सकते हैं शुड बी गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। अब दूसरी चीज इसमें आती है सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार की क्या भूमिका है। तो यहाँ पर इंडिया में हम देखें, पहले हम इंडिया में देख लें, तो जब केंद्र सरकार की ये राय है कि कोई अनुसूचित अपराध की जांच अधिनियम के तहत की जानी जरूरी है तो वो जांच के लिए एजेंसी को निर्देश दे सकती है। ठीक है। सो एजेंसी को यहाँ पर डायरेक्शंस पास किए जा सकते हैं। आउट ऑफ इंडिया को हम देखें या भारत के बाहर की स्थिति को देखें तो जब केंद्र सरकार को ये पता चलता है कि भारत के बाहर किसी भी स्थान पर यहाँ पर ऐसा कोई अपराध किया गया है, ये अधिनियम लागू होता है और एनआईए को मामले को दर्ज करने या रजिस्टर करने और साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन या जांच करने का पूरा जो डायरेक्शन है वो केंद्र सरकार दे सकती है। अगली चीज़ इसमें आती है अप्रूवल या अनुमोदन। ठीक है। तो गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम 1967, जिसको हम यूएपीए 1967 या अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट कहते हैं, और कुछ अन्य अनुसूचित अपराधों के तहत जो भी एक्यूज्ड है या जो आरोपी है उस पर मुकदमा चलाने के लिए एजेंसी केंद्र सरकार से मंजूरी मांगती है। ठीक है। तो केंद्र सरकार से ये मंजूरी मांगती है और यूएपीए की जो धारा है 45(2), इसके तहत गठित प्राधिकरण की रिपोर्ट के आधार पर यूएपीए के तहत इसे मंजूरी दी जाती है। इसके अलावा जो कुछ और मामले हैं उसमें हम देखें तो नक्सली या नक्सलाइट ग्रुप के जो मामले हैं वो इसमें आते हैं। तो नक्सली समूहों का जो आतंकी वित्त पोषण है या उनको जो फंडिंग हो रही है उस पहलुओं से संबंधित मामलों से प्रभावी जांच करने के लिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पर हो गई नक्सली समूह वाला, और इसके बाद जो विशेष वामपंथी शेल है, विशेष वामपंथी जो सेल या विशेष वामपंथी उग्रवाद शेल, वो यहाँ पर काम करता है। किसी भी लिस्टेड अपराध की जांच करते समय एजेंसी किसी भी अन्य अपराध की जांच भी कर सकती है यदि वो अपराध लिस्टेड क्राइम से जुड़ा हुआ है, और जांच के बाद मामलों को एनआईए की जो स्पेशल कोर्ट्स हैं उसमें ये मामले लाए जाते हैं। तो अब यहाँ पर अगली चीज़ आई कि एनआईए का जो स्पेशल कोर्ट है वो क्या है। तो जितने भी शेड्यूल्ड अपराध हैं या शेड्यूल्ड क्राइम हैं उनके मुकदमे के लिए एनआईए एक्ट 2008, इसका जो हम कह सकते हैं कि इसकी धारा 11 और 22, इसके तहत एक या अधिक विशेष न्यायालयों का गठन किया जा सकता है या फॉर्मेशन हो सकता है। अब इसका जो ये स्ट्रक्चर होगा उसको समझें। तो विशेष न्यायालय की अध्यक्षता एक जज या न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। तो जज यहाँ पर हेड है। इसकी नियुक्ति जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है।
और केंद्र सरकार के द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, है ना, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की सिफारिश भी की जाती है। यदि जरूरी हो तो केंद्र सरकार विशेष न्यायालय में एक या एक से ज़्यादा अतिरिक्त न्यायाधीशों की या एक्स्ट्रा जजेस का अपॉइंटमेंट भी कर सकती है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा जजेस का अपॉइंटमेंट भी कर सकती है, लेकिन ये भी हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी सिफारिश पर ही किया जाएगा। तो अब इस विशेष न्यायालय का जो अधिकार क्षेत्र है या जो इसकी अथॉरिटी है ना, वो कहाँ तक है? तो यहाँ पर सीपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर जो कोड है 1973 के तहत जितने भी सेशन कोर्ट्स हैं या सत्र न्यायालय हैं, सेशन कोर्ट्स को प्राप्त सभी जो अधिकार हैं वो विशेष न्यायालय को या स्पेशल कोर्ट्स को भी प्राप्त हैं। मतलब जितने भी अधिकार सेशन कोर्ट्स को हैं उतने ही अधिकार स्पेशल कोर्ट्स को भी हैं। किसी विशेष न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर किसी भी प्रश्न की स्थिति में यहाँ पर इसे सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार को दिया जाएगा और उसका जो डिसीज़न होगा वो फाइनल होगा। ठीक है, मतलब केंद्र सरकार जो इस मामले में निर्णय लेगी वो अंतिम होगा। सर्वोच्च न्यायालय किसी विशेष न्यायालय के समक्ष लंबित मामले या पेंडिंग मामले को उस राज्य के किसी अन्य विशेष न्यायालय को या किसी असाधारण मामले में जहां पर शांतिपूर्ण, न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई संभव नहीं है, किसी अन्य राज्य के विशेष न्यायालय को ट्रांसफ़र कर सकता है। और इसी प्रकार से हाईकोर्ट के पास ये पावर भी है कि वो किसी विशेष न्यायालय के समक्ष लंबित किसी मामले को उस राज्य के किसी अन्य विशेष न्यायालय को ट्रांसफ़र कर सकता है। तो ये जो ट्रांसफ़र पावर्स हैं ये दोनों को दी गई हैं। अब हाल ही में एनआईए एक्ट में कुछ अमेंडमेंट किया गया, तो हम लोग उसको देखें तो रिसेंट अमेंडमेंट्स ऑफ एनआईए एक्ट। तो एनआईए को 2019 में भारत के बाहर किए गए अपराधों सहित कुछ अपराधों की जो त्वरित जांच है उसके उद्देश्य से इसे संशोधन किया गया। तो ये जो मॉडिफाइड थे ये बेसिकली 3 एरियाज थे, है ना, 3 एरियाज मॉडिफाइड हुए। तो इनको हम देखें तो पहली चीज़ आती है भारत के बाहर या आउट ऑफ इंडिया जो क्राइम हो रहा है उसको देखें। भारत के बाहर जो अपराध है, तो मूल अधिनियम ने एनआईए को भारत में अपराधों की जांच और मुकदमा चलाने की अनुमति दी, लेकिन जो मॉडिफाइड अमेंड हुआ, जो संशोधित अधिनियम हुआ, उसने एजेंसी को इंटरनेशनल ट्रीटीज़ या अंतर्राष्ट्रीय संधियों और अन्य देशों के घरेलू कानूनों के अधीन भारत के बाहर किए गए अपराधों की जांच करने का अधिकार दिया गया। दूसरी चीज़ यहाँ पर आई, कानून का दायरा बढ़ाना। कानून का दायरा बढ़ाना संशोधन ने या मॉडिफिकेशन ने एनआईए को निम्नलिखित से संबंधित मामलों की जांच करने की अनुमति दी, जिसमें एक मामला था ह्यूमन ट्रैफिकिंग या मानव तस्करी। इसके बाद जो प्रतिबंधित हथियार हैं उनका निर्माण या बिक्री। ठीक है, सो मैन्युफैक्चर और सेलिंग ऑफ बैंड वेपन्स। ठीक है, इसके बाद अगली चीज आती है साइबर टेररिज्म या साइबर आतंकवाद। इसके बाद हम देखें तो अगली चीज आती है एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट। ये आया था 1908 में। इसके तहत जो अपराध हैं वो शामिल हैं। इसमें अगला मॉडिफिकेशन हुआ स्पेशल कोड के संदर्भ में। स्पेशल कोड में हम देखें तो 2008 का जो अधिनियम था, इसने अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों का गठन किया, लेकिन वर्ष 2019 का जो संशोधन है उसने केंद्र सरकार को अधिनियम के तहत अनुसूचित अपराधों के परीक्षण के लिए सेशन कोड को स्पेशल कोर्ट्स के रूप में नामित करने की अनुमति दी। तो इसे विशेष न्यायालय के रूप में नामित करने से पहले
सेंट्रल गवर्नमेंट को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से एडवाइस लेने की ज़रूरत है, जिसके तहत वो सेशन कोर्ट काम कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो राज्य सरकारें हैं वो शेड्यूल्ड क्राइम्स के मुकदमे के लिए सेशन कोर्ट्स को स्पेशल कोर्ट्स के रूप में नॉमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज़ आई कि सेशन कोर्ट्स जो हैं वो नॉमिनेट एज स्पेशल कोर्ट्स। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये टॉपिक अपना समाप्त हुआ। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि इसमें प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रीलिम्स के लिए देखें तो यहाँ पर NIA एक्ट 2008, इसके बाद अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है, इसके बाद हम देखें तो सार्क समिट, फिर जो सार्क समिट जो है वो एरेडिकेशन ऑफ टेररिज्म पर है। इसके बाद NIA स्पेशल कोर्ट। ठीक है, फिर हम देखें तो साइबर क्राइम। ठीक है, यहाँ पर अगली चीज़ आती है वामपंथी उग्रवाद या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। ठीक है, या फिर नकली मुद्रा या फेक करेंसी। अब यहाँ पर जो मेंस से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है वो हो सकता है लिस्टेड क्राइम्स, जो भी सूचीबद्ध अपराध हैं वो NIA स्पेशल कोर्ट से भी यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है और ये मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है। जो रिसेंट अमेंडमेंट हुए इससे भी क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो डिफरेंट सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, डिफरेंट सिक्योरिटी फोर्सेस या विभिन्न जो सुरक्षा बल हैं वो, है ना, इससे संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक आज का समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच, और मैं चाहूँगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।